जफ़ा के ज़िक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए। जफ़ा के ज़िक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए। बात तुम्हारी नहीं बात ज़माने की है। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी के आगे बात करते हैं। प्रैक्टिस के तौर पे कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा। क्वेश्चन थोड़े आसान मुझे मेरे ख़्याल से हैं, तो डिस्कस करता हुआ चलता हूँ वीडियो में आगे। पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज का जो पहला सवाल ये है कि किस किताब में एक बरहमन औरत के अपने शौहर से फ़िराक़ की कैफ़ियत को कलमबंद किया गया है। पहली बात तो ये बात याद रखिएगा, ये अपनी आदत से मजबूर हैं उर्दू वाले। ये बरहमन जो औरत है, कहीं भी इस किताब में बरहमन लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरी आप पढ़ करके देख लीजिए किताब, ये पूरी मसनबी आप पढ़ के देखिएगा, कहीं भी नहीं इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। ज़बरदस्ती का मतलब ठूसा हुआ ये लफ्ज़ है। आपका आंसर सही होगा बिकट कहानी। मसूद हुसन खान ने इसको मुरत्तिब करने का काम किया। 325 अशार इसमें माने जाते हैं, कहीं कहीं 321 भी हैं। खैर, इसको गौर कीजिएगा। करबल कथा आपको पता ही है, रोज़तुश्शुहदा का तर्जुमा है और 12 इसमें मजलिसें हैं। करबल कथा जो है वो फजली की है और ये जो अफजल झंझानवी की है बिकट कहानी। सबरस के बारे में आपको पता ही है। सबरस जो है नसरी तमसीली दास्तान है दक्कन की। और फसाना अजाइब के बारे में भी आपको पता है, शुमाली हिंद की पहली तवाज़ात दास्तान है। और पहली अगर मसनबी पूछी जाती है तवाज़ात तो ये बिकट कहानी ही मानी जाती है। ये भी याद रखिए, शुमाली हिंद की। तो पहली अगर शुमाली हिंद की दास्तान मसनबी पूछी जाए तो बिकट कहानी, दास्तान पूछी जाए तो फसाना अजाइब। लेकिन फसाना अजाइब के अलावा अगर शुमाली हिंद की पहली दास्तान पूछा जाता है तो वो ईसा खान की जो है महर अफरोज़ दिलबर है। और आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए वो कौन सी दास्तान है जिसमें कोई शेर इस्तेमाल नहीं हुआ। अमूमन दास्तानों में बहुत शेर इस्तेमाल होते हैं, फसाना अजाइब में भी बहुत शेर हैं, सबरस में भी, नसर में है। सब नसर में ही दास्तान इसी तरह से, जैसे ईसा खान की जो लिखी हुई है महर अफरोज़ दिलबर, तो उसमें कोई भी शेर इस्तेमाल नहीं हुआ। ये दिमाग में फ़ीड कर लीजिए। अगला सवाल ये है कि कुतुब शाही दौर का वो कौन सा हाकिम था जिसके ताल्लुक़ पहले बहमनी दौर से थे और बाद में तेलंगाना से हुए, तेलंगाना का सूबेदार बना। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इनमें वो आदमी तलाश करना है जो बहमनी दौर से भी रहा और कुतुब शाही दौर में भी रहा। तो बहमनी दौर में था जमशेद, याद रखिएगा। और जमशेद बाद में जो है वो सूबेदार कुतुब शाही दौर का भी बना। तो आपका आंसर इसमें 4 होगा, इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। इसके बाद में ये बाकी जितने भी हैं ये सभी जो हैं जो बादशाह हैं कुतुब शाही दौर के हैं, ये आपको याद रहे गोलकुंडा के हैं, जहन में रखिएगा। ये सवाल है किस आदिल शाही सल्तनत को, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। झेल में से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था। इनमें वो तलाश करो जिसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम से था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से जिसका ताल्लुक़ है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा और इस तरह के सवाल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाकी जो नाम दिए गए हैं वो आसान नाम दिए गए हैं, जिस वजह से आपके लिए ये सवाल आसान हो गया। तो आपका आंसर क्या सही होगा? फर्स्ट, बहादुर अली हुसैनी का नाम आपको अच्छे से याद रखना होगा। अब फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे आपसे पूछा जाता है, इसका क़याम तो 10 जुलाई 1800 में हुआ है, लॉर्ड वेलाजली ने करवाया है। और लॉर्ड डलहौजी ने इसको 1854 में बंद करवा दिया था। डलहौजी से आप ऐसे याद रखिए, डलहौजी की हड़प नीति, वो हर चीज़ को हड़प करना चाहता था, इसलिए उसने कॉलेज को भी हड़प कर दिया, ख़त्म कर दिया, हड़प लिया। हड़प मतलब ज़बरदस्ती अपना बना लेना, किसी चीज़ को हड़प कर जाना। तो इस तरह से डलहौजी जो है उसने इसको बंद करने का काम किया था, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जब बात फोर्ट विलियम कॉलेज की है
तो इसमें और भी जो अदीब थे वो आपको ख़ास तौर से याद रहने चाहिए। जैसे एक बात याद रखिएगा कि गिलक्रिस्ट की एक मशहूर तसनीफ़ है, गिलक्रिस्ट की, वो याद रखना है, लुग़त व क़वाइद। कितनी जिल्दों पर है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो लुग़त और क़वाइद जो है वो 3 जिल्दों पर है, जॉन गिलक्रिस्ट की लिखी हुई ये किताब है। एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखने हैं, इसमें तनवीतुल गाफिलीन एक किताब है जो अमूमन पूछी जाती है। तनवीतुल गाफिलीन का तसनीफ़ आपसे पूछी जाती है। ये लिखी गई फोर्ट विलियम कॉलेज में, बेनी नारायण जहाँ की ये लिखी हुई तसनीफ़ है। एक चीज़ ये आपको याद रहनी चाहिए। दूसरा क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज में आपको याद रहना चाहिए बहादुर अली हुसैनी हैं, इनकी एक तसनीफ़ है बहादुर अली हुसैनी की, वो याद रखिए, कवायद ज़बान और उर्दू। कवायद ज़बान उर्दू और नहीं है, कवायद ज़बान उर्दू, याद रखिएगा। ये बहादुर अली हुसैनी की ही लिखी हुई किताब है, ये भी आपको याद रहने चाहिए। और इसमें हैदर बख्श हैदरी जो थे उसकी भी तसानीफ़ें लगभग आपको याद होनी चाहिए। ख़ास उसकी तो याद ही रहना चाहिए, जैसे महरोमा है, किस्सा लैला मजनू है, गुलशन हिंद है, गुलजार दानिश है, हफ्ते पैकर है और गुले मग़फ़रत है। ये तमाम तसानीफ़ें आपको याद रहनी चाहिए। आगे देखिए, जब मैं बताने लगता हूँ तो टाइम थोड़ा लग जाता है। खैर उसको, अब ये सवाल देखिए किसमें, इसमें ताल्लुक़ बीजापुर का हमको बताना है। आसान सा सवाल है और इस तरह का सवाल आपको हर हाल में मालूम होने चाहिए। तो बीजापुर से ताल्लुक़ इनमें से किसका है? अभी जो बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैंने बात की थी कि गोलकुंडा, बीजापुर और बहमनी, ये 3 जो हैं ये दौर आपको याद रहने चाहिए। सन भी इनके याद रहने चाहिए। बीजापुर का अगर पूछा जाता है तो उसका जो पीरियड सेक्शन है उसमें 1490 से 1685 है बीजापुर, ख़ास तौर से यही जो बीजापुर पूछा है। और कुतुब शाही अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको जवाब देना होगा, उसका लगभग जो दौर रहा है वो 1512-13 से शुरू हो करके 87 तक रहा है, 1687 तक। तो याद रखिए। अब अमीर खुसरो इसमें दे रखा है, बिल्कुल काट दीजिए क्योंकि इसे डिस्पैच कर दीजिए। अमीर खुसरो जो हैं वो दिल्ली के हैं, तो शुमाली हिंद का ये हो गया। अल्लामा इकबाल, एक बात याद रखिए, अल्लामा इकबाल को भी दबिस्तान दहली का शायर माना जाता है और अमीर खुसरो को भी। ये बात याद रखिए इकबाल के बारे में, दबिस्तान दहली ही लगाना। ये दबिस्तान अगर पूछा जाता है तो दहली, और वैसे ये शुमाल के हैं। तो 2 हो गए। इसके बाद में है कुली कुतुब शाह। अब ये कुली कुतुब शाह तो पहले ही गोलकुंडा का उसके नाम से पता चल रहा है, जिनमें कुतुब लगा हुआ है वो सब गोलकुंडा के हैं, और जिसमें आदिल लगा हुआ है वो सारे के सारे बीजापुर के हैं। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या आपको करना है, ये देखिए, ये जो है मीराजी शमसुल अशाक जो हैं, इन पे बात करेंगे। मीराजी शमसुल अशाक जो है, पहली बात तो ये याद रखिएगा, मीराजी शमसुल अशाक के बारे में जो आपको याद रखना है, उनमें ख़ास बात तो सबसे पहली यही है कि ये बहमनी दौर और बीजा जो है आदिल शाही दौर, उन दोनों में ये शायर गिना जाता है। एक चीज़ इसके बारे में याद रखने वाली जो सबसे ख़ास बात है। और बहमनी में तो ये सबसे अहम, पहले ही नंबर पे बहमनी में इसको गिना जाता है। मीराजी शमसुल अशाक को देखिए, 7 ऐसे शायर हैं, 7 जिनको बहमनी दौर का शायर माना जाता है। नाम याद रखिएगा। पहले पे तो ये मीराजी शमसुल अशाक को याद रखिएगा, दूसरे पे बंदा नवाज गेसू दराज को याद रखिएगा, तीसरे नंबर पे अशरफ बयावानी को याद रखिएगा। इसके बाद में चौथे नंबर पे, इसमें एक और भी जो नाम छूट गया इससे भी पहले, जिसका माना है फ़खरुद्दीन निज़ामी, फ़खरुद्दीन निज़ामी को माना जाता है 5। इसके बाद में है राजू कताल को माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद में प्यारे कुरैशी साहब जो हैं बेदरी, उसको माना जाता है। तो इतने नाम मुझको याद आते हैं, लगभग 6 या 7 नाम हैं जो बहमनी दौर के हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। और उनमें अमूमन बहमनी दौर वाले जो हैं वो बीजापुर में भी आ जाते हैं। तो बहमनी दौर का सेक्शन क्या पीरियड सेक्शन है, और आदिल शाही का क्या है, और कुतुब शाही का, इनको तीनों को आपस में पास में लिखिए, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कौन से दौर का, किस सन का शायर है, तो कौन से वाले बादशाह के दौर में ये होगा। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि जब कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह जो है, जिसका दीवान पहला उर्दू का पहला दीवान माना जाता है कुली कुतुब शाही दौर का,
तो कुली कुतुब शाह जो है वो पूछ लेते हैं उस वक्त पर आदिल शाही दौर में कौन बादशाह है, तो इब्राहिम आदिल शाह सानी है, क्योंकि उनका समय पीरियड एक ही है। वो 1580 में बैठा है, 1609 तक 11 तक रहा है कुली कुतुब शाह। और आदिल शाह का अगर पूछा जाता है तो वो भी लगभग इसी सन में बैठा है, वो थोड़ा पहले 57 के आसपास में बैठा है और वो भी 1600 के आसपास तक रहा है। तो ये सन इस तरह से आपको याद रहे। खैर बहुत लंबा डिटेल हो जाती है, आगे बढ़िए। अब लल्लू लाल जी जो हैं कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये वो शख्स है जिसकी वजह से उर्दू और हिंदी में इत्तेफाक जो है अलग अलग दो ज़बानों का पड़ा कि उर्दू अलग है हिंदी अलग है। ये लल्लू लाल जो के भी हैं इसकी वजह से याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज में इसने भी काम किया है और कासिम अली ज़बां वगैरह जो थे उनके साथ में लल्लू लाल कभी ने काम किया है। दूसरी चीज़ है इसकी किताब लिखी हुई है लल्लू लाल कभी की, याद रखिए, सिंहासन बत्तीसी। और ये सिंहासन बत्तीसी ही किताब उर्दू और हिंदी की जड़ मानी जाती है बुराइयों की। ये आधी उर्दू और आधी हिंदी में मानी जाती है, क्योंकि सिंहासन बत्तीसी को तो सिंहासन बत्तीसी जो है वो कासिम अली ज़बां और लल्लू लाल कभी दोनों ने आधी आधी लिखी है और आधी उर्दू आधी हिंदी में है। और यही जड़ मानी जाती है, यहीं से उर्दू और हिंदी अलग अलग ज़बानों में बुनियाद पढ़ने की बात कही जाती है। दोनों ये फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। तो इसमें आपका आंसर सही होगा। पहली बात तो ये पंडित था, दूसरी चीज़ ये गुजरात का था। इसके बाद आगे देखिए, प्रोफेसर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस किताब से नहीं है। इनमें वो किताब तलाश करनी है जो रामचंद्र जो हैं उनकी किताब नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसमें कह दिया गया था फ़गाने बेखबर, ये इनकी नहीं है, गलत बात है, इन्हीं की है। तो रामचंद्र की इसमें किताब कौन सी है, अजाइबे रोज़गार जो है, ये किताब जो है वो इनकी नहीं है। और इनका ताल्लुक़ अगर रामचंद्र का पूछा जाता है तो वो है दिल्ली कॉलेज से। और दिल्ली कॉलेज में भी सबसे पहले उसकी स्थापना आपको याद रहनी चाहिए 1825 में हुई है। उसका बंद होने का जो समय है वो 1877 है। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये बकवास बात है, बार बार हर पेपर में इसी को पूछ लेते हैं, यह सब आपको मालूम है। ब्रज भाषा से निकली है उर्दू, तो आपका जवाब हो जाएगा ये आज़ाद। नवाहे दिल्ली और खड़ी बोलियों के मेल जोल से जो पैदा हुई है ये मसूद हुसैन खान, और इनका नज़रिया हरियाणा के तरफ भी है, मेल जोल पर बात करता है। बाकी ख़ास तौर से हरियाणा से पैदा होने की बात जो है वो मोहिनुद्दीन कादरी ज़ोर ने की है। तो इस तरह से आपको इनको याद रहना है। और ये शौकत सब्ज़वारी, ये खड़ी बोली, पाली और हरियाणा, इन तीनों को बताता है शौकत सब्ज़वारी, इसका भी याद रखिएगा। दिल्ली कॉलेज का क़याम आपको मालूम है, अभी बात की थी, 10 जुलाई 1800 में हुआ था। आगे देखिए, अगला सवाल है कि सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसू दराज का ताल्लुक़ किस दौर से था। इस पर बात करेंगे थोड़ा। इसमें देखिए पहली बात अभी मैंने बात की थी कि इसका दौर पूछा गया है किस दौर से है, तो आंख मीच के मारिएगा। मैंने कहा था बहमनी दौर, क्योंकि बहमनी ना दिया गया हो ऑप्शन में तब आप लगाएंगे किस में, अली आदिल शाह में। फिर भी गौर कीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा। अगर यहाँ पे बंदा नवाज गेसू दराज लिखा होता है तब आप बहमनी दौर को ही लगाएंगे। और ये जो सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसू दराज है, ये बंदा नवाज गेसू दराज का नाम नहीं है, ये बंदा नवाज गेसू दराज के दादा का नाम है। और पूछा जा चुका है कि बंदा नवाज गेसू दराज और सैयद मोहम्मद हुसैनी के बीच में रिश्ता क्या है, तो दादा और पोते का। ये बात आपको दिमाग में बैठा ली है। तो यहाँ पर बहमनी दौर, बंदा नवाज गेसू दराज का ताल्लुक़ बहमनी दौर। अजाइबात फ़िरंग के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो ये उर्दू का पहला सफ़रनामा है। लंदन का सफ़र किया था यूसुफ़ कंबलपोश ने। इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, चूँकि ये हैदराबाद में पैदा हुए। एक चीज़, उर्दू का पहला सफ़रनामा है अजाइबात फ़िरंग। इसको जो है तारीख़ फ़िरंग भी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज़ याद रखना है यूसुफ़ कंबलपोश के बारे में कि इन्होंने सफ़र जो है वो लंदन का किया है,
ये भी आपको जहन में रहनी चाहिए। इसके बाद में है शोरसेनी पराकरत के इलाके में परवान चढ़ी। वो कौन सा इलाका है जो हाँ शोरसेनी पराकरत वाले शोरसेनी पराकरत जो थी वो किस इलाके में परवान चढ़ी है? तो याद रखिएगा ये मथुरा में मोहिनुद्दीन कादरी जोर ने हरियाणा और गंगा दोआबे गंगा जमन को उर्दू की पैदाइश का इलाका बताया है। तो दोआबे गंगा जमन जो है वो मथुरा को ही कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि उर्दू शोरसेनी प्राकृत से निकली है, और ये भी कहा जाता है कि ब्रज से निकली है, ब्रज भाषा से। तो चूँकि ये तीनों चीज़ें दोआबे गंगा जमन, शोरसेनी प्राकृत और ब्रज भाषा, ये तीनों चीज़ों का इलाका मथुरा ही है। ये बात आपको जहन में रहनी चाहिए। पैसाची का इलाका कश्मीर है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद में आगे देखिए रोज़तुश्शुहदा का उर्दू तर्जुमा करबल कथा के नाम से किया है। ये शुरू में मैंने जब डिस्कस किया था पहले सवाल पे, तो उसमें मैंने बात की थी। तो ये फजली ने किया है, याद ही है आपको। ज़बान और इल्म ज़बान किसकी तसनीफ़ है? ज़बान और इल्म ज़बान किसकी तसनीफ़ है? इस किताब को शौकत सब्ज़वारी का आयोग ने माना था, गलत है, मैंने इसको बाद में सही किया है। ये है अब्दुल कादिर सरूरी जो हैं उनकी लिखी हुई ये किताब है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस। इस पे जो पिछली वीडियो थी आज से 2 वीडियो पहले, ये इस वीडियो जो आने वाली है आज जो वीडियो है इससे 2 वीडियो पीछे की देखिएगा, लगभग 154 या 55 नंबर की वीडियो। उसमें मैंने सारी कॉन्फ्रेंस, उनके सदर, सब चीज़ बता दी है, उसको वहाँ से नोट कर कीजिएगा। इसके बाद में ये है किसके कलाम में अरबी शायरों तो और मर्दानापन पाया जाता है। यहाँ पे ये सवाल छूट गया है, खैर इसको छोड़ ही दीजिए, आगे बढ़िए जब बात नहीं समझ में आ रही। ये सवाल देखिए, दर्जा झेल में से कौन सा नावल बंगाल की इनकलाबी तहरीक और तेलंगाना पाकिस्तान, तकसीम हिंद और क़याम बांग्लादेश के तनाज़र में लिखा गया है? ये बात आपको बतानी है। तो याद रखिएगा, इसमें एक कॉमन सेंस का भी सवाल है, आप उसको समझ सकते हैं। अगर गौतम बुद्ध लगा देते इसी लफ्ज़ को और ये पूरी तमाम ये जो है तहरीक बताते चले जाते चारों हिस्सों की, तो आग का दरिया हो जाता। चूँकि इसमें पाकिस्तान का लफ्ज़ है, और याद रखिए खुदा की बस्ती जो है नावल वो पाकिस्तान पर ही लिखा गया है। पाकिस्तान में जो मज़हब परस्ती के नाम पर औरतों का इस्तेसाल करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उस पर लिखा गया खुदा की बस्ती ये नावल है। अहम किरदार इसमें सुल्ताना है, नौशाबा है, सुलेमान है, अयाज़ है, काले साहब हैं, और साथ साथ में मोंटू डॉक्टर का किरदार है। ये सारे किरदार इस खुदा की बस्ती के हैं, याद रखिएगा। इसके बाद में मेहदी अफ़ादी के मुताबिक उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा नज़ीर हैं, सर सैयद हैं, हाली हैं, शिबली हैं। अब एक बंदा छूट गया है, वो कौन है आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन हैं, तो कुल मिलाकर के अनासिर खमसा में 5 माने जाते हैं, और ये पाँचों में सब नाम जो छूटा है वो आज़ाद का छूट गया है। आज़ाद भी अनासिर खमसा में ही हैं। सवाल है दर्जा झेल किस तहरीक का ताल्लुक़ फ़रहतुल्लाह बेग से नहीं है? ओह सॉरी, तहरीर का मतलब कौन सी तसनीफ़ में जो है वह फ़रहतुल्लाह बेग की नहीं है। आसान सा सवाल है, अगर ऊपर का सवाल आपने सही किया है तो ये सवाल सही हो जाएगा। दिल्ली का यादगार मुशायरा किसकी है? फ़रहतुल्लाह बेग की है। दिल्ली की आखिरी शमा भी इन्हीं की है। ये अपने उस्ताद का खाका इसमें इन्होंने लिखा है। एक वसीयत की तकमील ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। तो 3 किताबें जब फ़रहतुल्लाह बेग की हो गई, तो बची हुई किताब है गालिब तरक्की पसंदों की महफ़िल में। देखें, आपके लिए होमवर्क है, देखें ये कौन बताएगा कि ये तसनीफ़ किसकी है और इसकी सिनफ़ी हैसियत क्या है। या तो वीडियो में कमेंट करके बताइए, वरना ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा कि ये सवाल जो है इसमें आपको बताना है कि किसकी है। गालिब को ऐवान ज़रीफ़ किसने कहा? आसान सा सवाल है, हाली ने। इसके बाद में है खाना जंगी। देखिए, खाना जंगी खूब पूछा जाता है, मशहूर ड्रामा है, और बताना है ये किसका है खाना जंगी। तो आपको मालूम है मोहम्मद मुजीब का ये ड्रामा है, और कल ही मोहम्मद मुजीब पे डिटेल में बात होगी।
मोहम्मद मुजीब से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और ऐसा कोई आयोग का पेपर नहीं जहां ये सवाल पूछा नहीं जा रहा मुजीब पे। तो मुजीब के बारे में, मुजीब की ड्रामा निगारी, उनके ख़ासकर ड्रामों पर कल बात करेंगे डिटेल में। इसी तरह से सज्जाद हुसैन की मैं बात कर चुका, मुनीर शिकबावादी की बात कर चुका। ऐसे टॉपिक जो पेपर को टफ़ करने के लिए आएंगे, ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा हट करके आप थ्योरी के जो वीडियो मेरे हैं उनको ज़रूर देखिएगा, पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यह है लंदन की एक रात कितने बाब पर मुश्तमिल है। लंदन की एक रात हो या एक चादर मैली सी, ये दोनों 11 बाब पर हैं, ये आपको याद रखिएगा। इसके बाद में है अस्तर सोज़न, किसकी तसनीफ़ है। अस्तर सोज़न ये किताब जो है वो मुहक्किक काज़ी अब्दुल वदूद ने लिखी है। किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने का काम तहक़ीक़ का है। ये बात भी इसी मोइनुद्दीन का उसकी काज़ी अब्दुल वदूद की है। 1896 में ये पैदा पटना में हुए थे, याद रखिएगा। और इसमें इन्होंने ये तबसरा है 3 किताबों का, अस्तर सोज़न। किस किताब में नई दुनिया के उन्वान से एक बाब मिलता है। नई दुनिया के नाम से किस किताब में एक बाब मिलता है, वो आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, एहतशाम जो हैं उनको अमेरिका में बुलाया गया था, एक जो ग्रुप है उसकी तरफ से, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसका नाम अगली वीडियो में बात करेंगे, जहन में स्लिप हो रहा है। तो उसी अमेरिका को इन्होंने ख़िताब करते हुए नई दुनिया कहा है, नई दुनिया का नाम से उसको कहा है। तो एहतशाम का लिखा हुआ कौन सा सफ़रनामा है, याद होगा, साहिल और समंदर। पूछा भी जाता है साहिल और समंदर में इन्होंने जो अमेरिका का सफ़र किया वो हिंदुस्तान में किस शहर से किया था, तो मुंबई से किया है, ये भी याद आपको रखना चाहिए। सवाल है फ़कीरा। फ़कीरा जो है वो किस अफसाने का किरदार है। बहुत आसान सा सवाल है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर होगा बेजड़ के पौधे, याद रखिएगा। धुआं बहुत ही अहम है, ये याद रखिएगा, मंटू का। चौथी का जोड़ा इसमें चुगताई का पढ़िएगा, और ये चारों पढ़ना है। और आखिरी कोशिश, इसमें आखिरी कोशिश में बेटे अपनी माँ को भीख मांगने का वो तरकीब सिखाते हैं, वो है हयातुल्ला अंसारी का लिखा हुआ है आखिरी कोशिश अफसाना, याद रखिएगा। और आखिरी कोशिश जो है वो गालिबन कफन की तर्ज पे लिखा गया अफसाना माना जाता है। ड्रामा इंद्र सभा में सब्ज़ परी किससे कहती है कि हिंदुस्तान के शहज़ादे गुलफाम पर उसका दिल आ गया है। तो ये किससे कहती है, इसकी सहेली कौन, ये सब्ज़ परी जो होती है इसकी सहेली कौन होती है, वो होती है नीलम परी। आपका आंसर सही होगा, नीलम परी। जो सहेली होगी उसी को तो बताओगे। आगे देखिए, आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है। आगरा बाज़ार इनमें से किसका ड्रामा है, बहुत बार ये भी पूछा गया है। हबीब तनवीर। हबीब तनवीर हैं, मोहम्मद हसन हैं, इम्तियाज़ अली ताज हैं, इन पे मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा वीडियो की। अगर आपको नहीं आता है देखना प्लेलिस्ट कहाँ से ढूंढें तो आप बताइएगा, मैं एक वीडियो आपके सामने रख दूंगा कि कैसे आपको मेरे चैनल पे जा करके अपने काम की वीडियो ढूंढने हैं। आगे देखिए, कौन सा बयान दुरुस्त है, इनमें वो बयान तलाश करो कि जो बयान दुरुस्त है। चांदनी बेगम इस्मत चुगताई का नाबिल है। अवध पंच एक मशहूर रिसाला है। नरवान के मुसन्निफ बेदी हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल गालिब है। देखिए, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर। देखिए, अगर ये नावल पूछा जाता है तो ये है काजी अब्दुल सत्तार का नावल। नज़्म पूछी जाती है तो इकबाल के नाम से नज़्म जो है वो अली सरदार जाफ़री और इकबाल दोनों ने लिखी है। तो ये तो यहाँ से कट जाएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर ख़त्म। अब देखिए दूसरी चीज़, चांदनी बेगम वाले पे आ जाइए। चांदनी बेगम जो है वो इस्मत चुगताई का नहीं, बल्कि ये नावल तो है चांदनी बेगम, लेकिन लिखा हुआ है कुर्रतुल ऐन हैदर का। आपका आंसर ये वाला सही होगा। तो आप इसमें सही सबसे जो आंसर आपका क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा वो अवध पंच एक मशहूर रिसाला है। और अवध पंच के जो एडिटर थे जिन्होंने ये निकाला है मुंशी सज्जाद हुसैन पर मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी किताबें। हाजी बगलोल हैं, तमाम उसकी तसनीफ़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला सवाल है, दर्जा झेल में से अवध अखबार का मुदीर बताना है। अब ये देखिए, अवध मुदीर, इन्होंने ये हयातुल्ला अंसारी को सही माना था, लेकिन ये गलत है। हयातुल्ला अंसारी नहीं होगा अवध अखबार में। कहाँ अवध अखबार निकला है और कहाँ हयातुल्ला अंसारी पैदा हुए हैं। तो ये देखिए, आपका आंसर सही होगा रतन नाथ सरशार। रतन नाथ सरशार इसी से जुड़े हुए थे। इसी अवध अखबार में
इनका ज़राफ़त के नाम से सबसे पहले 78 और 79 में, 77 और 78 में इनका जो है लिखा हुआ नावल फसाना आज़ाद शाया हुआ करता था किश्तवाड़। तो यहीं तक बात करते हैं। यहाँ तक कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा। कोई आपका सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करा जाएगा बताने की। बाकी कोई मशवरा है वो भी आप दे सकते हैं।